कथित खनन घोटाले में सीबीआई के छापे के बाद अब एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। रिवर फ्रंट घोटाला मामले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यूपी के लखनऊ में कई जगहों समेत देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। इन राज्यों में यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें कई इंजीनियर, सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ भी यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लखनऊ में बने गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था। इसके बाद गोमती नदी चैनलाइजेशन परियोजना और गोमती नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में हुई खामियों की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 2017 को राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसमें दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की सिफारिश की गई थी। समिति ने जांच के घेरे में आए तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की मांग की थी। ईडी ने मामले में नामजद आरोपित तत्कालीन चीफ इंजीनियर गोलेश चंद्र, एसएन शर्मा, काजन अली और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर शिवमंगल यादव, अखिल रमन, कमलेश्वर सिंह, रूप सिंह यादव और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई नामजद आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही कई अहम दस्तावेज कब्जे में ले चुकी है। रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए 747.49 करोड़ का बजट था। बताया जाता है कि बाद में मुख्य सचिव की बैठक में निर्माण कार्य के लिए 1990.24 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था। जुलाई 2016 में 1513.51 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। निर्माण कार्य में स्वीकृत राशि से 1437 मगर करीब 60% काम ही पूरा हो सका था। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में तमाम वित्तीय गड़बड़ियां की गई थी। ईडी इस मामले में जांच कर रही है और आज कई अधिकारियों समेत इंजीनियरों के ठिकाने पर छापे मारे जा रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। आईएस चंद्रकला पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में आईएस चंद्रकला को आज ईडी के सामने पेश होना था, जहां उनसे पूछताछ होनी थी, मगर चंद्रकला ईडी के सामने पेश नहीं हुई। चंद्रकला ने अपने वकील के जरिए ईडी के सामने अपना पक्ष रखा। हमीरपुर जिले में अवैध खनन मामले में ईडी ने तत्कालीन जिलाधिकारी बी चंद्रकला को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन आईएस बी चंद्रकला ईडी के सामने पेश नहीं हुई। उन्होंने अपने वकील के जरिए ईडी के सामने अपना पक्ष रखा। चंद्रकला के वकील ने हमीरपुर जिले के 22 खनन पट्टों के दस्तावेज भी ईडी के सामने पेश किए हैं। ईडी के अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। दस्तावेज से संतुष्ट न होने पर ईडी फिर से बी चंद्रकला को तलब कर सकती है। ईडी ने अपनी तफ्तीश के लिए जो कागज मांगे थे हमने सब कर दिए। केवल आप चंद्रकला को कर रहे हैं? जी, मैं सिर्फ चंद्रकला जी को। कब तक वो आ सकती हैं यहाँ पे? कब तक उनको बुलाया? जो ईडी की डायरेक्शन होगी। क्या कोई नई डेट दी है? नहीं, ये चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं और वैसे हम लोग पुराने स्कूल को मानने वाले हैं। हम अपने क्लाइंट के केस और फैक्ट्स और एविडेंस जो है वो पब्लिक में डिस्कस नहीं करते हैं। सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी ने भी आईएस बी चंद्रकला समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने 2 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर में 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर जिले में 22 अवैध पट्टे देने का आरोप है। मामले में पूछताछ के लिए ईडी की लखनऊ यूनिट ने एसपी एमएलसी रमेश मिश्र को भी 28 जनवरी को तलब किया है। ईडी अब इस मामले में धन के लेन देन का पता लगा रही है और देख रही है कि इन मामलों में आरोपियों ने रिश्वत के रूप में कथित तौर पर मिले अवैध धन को वैध तो नहीं बनाया है। जिन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है उनमें चंद्रकला, मिश्रा और राजीव दीक्षित शामिल हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया था कि जांच के दौरान राज्य के तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में स्थित बुएमू गेस्ट हाउस में रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की।
आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भूमऊ गेस्ट हाउस में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। राहुल गांधी से मुलाकात कर गेस्ट हाउस से निकले रहे कांग्रेसियों की माने तो राहुल गांधी ने आने वाले चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय हो जाने के लिए निर्देश दिए हैं। उनसे मुलाकात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और चुनाव के लिए उन्होंने बताया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कांग्रेस की नीतियों को बताइए और इस बार कांग्रेस को भारी मतों से जिताना है। निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय है तो स्वाभाविक है कि चुनाव के बारे में चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जो दिशा निर्देश होंगे वो मिलेंगे। कितने कार्यकर्ता आने की संभावना है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि तमाम जो है प्रतिनिधिमंडल हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा प्रतिनिधिमंडल हैं और पदाधिकारी कांग्रेस के अमेठी से, सलन से, रायबरेली से सारे लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त स्थिति है। जहां राहुल गांधी भुवेमई गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, वहीं प्रशासन की लापरवाही से गेस्ट हाउस के बाहर हाईवे पर घंटों से जाम लग गया, जिस वजह से जाम में फंसे छात्रों और कांग्रेसियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। छात्रों का कहना है कि घंटों से जाम लगा हुआ है, न कोई कांग्रेसी ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासन। सुबह कोचिंग आते हैं डेली। हमारी माता जी है, उनको हार्ट का पेशेंट है वो। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 1 घंटे हो गया, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। क्या हो गया है? उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। 1 घंटे से बस खड़ी हुई है, इसलिए मैंने सोचा आगे से हटा दूं, तो वहाँ पे हाथापाई भी करने पे लोग उतर आए हैं। कौन लोग? मुझे नहीं पता है, वहाँ पे किसी कौन आया हुआ है? तो कांग्रेस लोग ही होंगे, मुझे नहीं पता है कौन लोग थे वो। कौन आया हुआ गेस्ट हाउस? मुझे नहीं पता है कौन आया हुआ है, वो ना मुझे कोई जानकारी इसकी। गौरतलब है कि इसके पहले जब भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी भुवेमऊ गेस्ट हाउस में रुकते थे, तब गेस्ट हाउस के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन आज गेस्ट हाउस के सामने घंटों से जाम लग रहा है। ऐसे में सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने और पूर्वी यूपी की कमान मिलने के बाद बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर पूर्वी यूपी से ही आने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांटपाल ने। कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार प्रियंका गांधी को राजनीति में उतार ही दिया है, जिसके बाद उन्हें ईस्ट यूपी की कमान दी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उसी पूरी बेल्ट से आते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का जादू उस पूरी बेल्ट में चल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश अथवा देश में पड़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में देश मजबूती से खड़ा है और उस मजबूती के कारण से सारे विपक्षी दल आज यह चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं सब एक हो जाओ, नहीं बीजेपी फिर से आ जाएगी, मोदी जी फिर से आ जाएंगे। तो यह डर बताता है कि हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि उस ताकत के सामने यह सारे विरोधी जो एक दूसरे के अपने को दुश्मन की तरह व्यवहार करते तो उनको एक होने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कांग्रेस की स्ट्रेटजीज को कुछ इस तरह से देखी जा रही है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भी संसदीय क्षेत्र वही है, गोरखपुर भी वही है, तो ये पूरा जो समीकरण है इसको साधने के लिए एक तरह से कोई साधना उनकी नहीं है और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2014 में 2 सांसद जीते थे कांग्रेस के, एक माँ और दूसरे बेटे, और 2019 में माँ बेटे भी यूपी से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसमें संशय है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली पे मेरा विश्वास है संगठन के बल पर, जनता के समर्थन के बल पर कि वहां कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी अमित शाह जी लगातार ये कह रहे हैं कि 73 में से 74 ही जीतेंगे, 75 मतलब एक भी कम नहीं होगा, तो क्या लगता है कि कुछ भी असर पड़ पाएगा प्रियंका गांधी का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी कोई पहली बार प्रचार में नहीं जा रही, इसके पहले भी प्रचार कर चुकी हैं, अमेठी रायबरेली के अलावा प्रदेश में प्रचार कर चुकी हैं, कभी उनका प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा? अब तो कांग्रेस इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की ओर बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि उनको नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी का किसी भी तरह से कोई असर उस पूरे इलाके में पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ ललित नारायण कांटपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। अलीगढ़ की कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में 2 दिन पहले पूर्व छात्र नेता
ठाकुर अजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ तिरंगा रैली का आयोजन किया था, जिसके बाद एएमयू प्रशासन ने कुछ छात्रों को शो कॉज नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि प्रॉक्टर मोहसिन खान ने बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकलने पर छात्र अजय सिंह एवं सोनवीर सिंह सहित अन्य को नोटिस भेजा। उनसे 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा था, अन्यथा कार्रवाई करने की भी बात कही थी। नोटिस में दोनों छात्रों पर अन्य छात्रों को मिसगाइड करने को भी यहां पर आरोप लगाए, ये उनको कहा गया है। तो छात्र नेता अजय सिंह ने एमयू प्रशासन को अपना 6 पेज का जवाब भी भेज दिया है। अजय ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, संविधान उनको इसकी इजाजत देता है। कहीं भी झंडा फहराना, तिरंगा यात्रा निकालना गलत नहीं है। ये अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। हम पर जो आरोप लगाए गए हैं, इसके लिए एमयू प्रशासन माफी मांगे। नोटिस सिर्फ इस वजह से दिए हैं कि इस वक्त एकेडमिक फुल स्विंग पे चल रही है। उन्होंने अपनी परमिशन मांगी थी, हमने परमिशन रिजेक्टेड कर दी। यूनिवर्सिटी में परमिशन हमेशा मांगते हैं लड़के, तरह तरह के फंक्शंस के लिए, तरह तरह मार्च के लिए। हम उन्हें कुछ को मना करते हैं, कुछ को अलाउ करते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किसी किस्म की कोई भी बायसनेस नहीं है। इस वजह से ये उन्हें समझाया कि इस वक्त टीचिंग फुल स्विंग पे चल रही है, हम आपको इस वक्त परमिशन नहीं दे सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रॉक्टर के द्वारा कृत किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। अजय सिंह और वो जो छात्र नेता है अजय सिंह और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने देश के ध्वज को लहराया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और देश का ध्वज लहराना कोई अपराध नहीं है। ये प्रॉक्टर की मानसिकता का परिचय है कि जब बन्नान मानी जो आतंकवादी था या मेडिकल का ही छात्र था, यूनिवर्सिटी का छात्र था, वो हमारी सेना के द्वारा इतना सराहनीय कार्य किया, उन्होंने मार गिराया कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पर छात्रों के, कश्मीर के छात्रों के द्वारा यहाँ नमाज पढ़ी गई। जरा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक तरफ प्रॉक्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रैली की इजाजत मांगी गई थी, हमने नहीं दी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मना कर दिए जाते हैं, पढ़ाई वहां चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का ये कहना है कि प्रशासन हमसे माफी मांगे, रैली ही तो करने के लिए मांगी थी। जो रैली हुई है एमयू में, हेलो जी जी सुन रही हूँ, बोलिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में अजय ने जो रैली निकाली थी तिरंगा की, इसकी मांगी थी परमिशन नहीं दी गई थी एमयू की तरफ से। जी हेलो, हाँ, तो विवाद किस बात पे हो रहा है जितेंद्र? जितेंद्र सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो जितेंद्र से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद हुआ है। तिरंगा यात्रा को लेकर यह विवाद हुआ है। कुछ छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर देंगे। कुर्सी संभालते ही मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन अब इस मामले में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। मसलन कुछ किसानों का यह कहना है कि उन लोगों ने लोन नहीं लिया है, लेकिन उनके नाम कर्ज माफी की लिस्ट में है
और अब इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किसानों का 10, 20 या 50 रुपए का कर्ज माफ हुआ है, ये तो भद्दा मजाक है। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी सवाल उठाए हैं। हो गई है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। एक के बाद एक लगातार हत्याएं होती जा रही है। अभी रतलाम की कल की घटना जिसमें संघ के स्वयंसेवक हिम्मत पाटीदार जी की हत्या कर दी गई। अब इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, गुना, ग्वालियर, उसके बाद अब रतलाम जिला, आखिर कितनी हत्याएं होंगी? और हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हम धैर्य रखें, संयम रखें, हम राजनीति कर रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, हम कैसे ना बोलें? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, उनकी हत्या हो रही है। और मुझे तकलीफ है ये कहते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री ये कह देते हैं कि ये तो कोई आपसी रंजिश होगी। कर्ज माफी की सूची चेक की। एक तो आश्चर्य है कि आधी तो अंग्रेजी में लगी थी। अब धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना अंग्रेजी नहीं जानते मध्य प्रदेश में। अब अंग्रेजी की सूचियां चिपका दी गई कई जगह। किसानों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि हर जगह हिंदी में ही सूची चिपकाई जाए। और दूसरी बात, कर्ज माफी के नाम पर ये डिले करने का खेल चल रहा है। आवेदन मंगाओ, आवेदन में उलझा दो, फिर आवेदन की छानबीन होगी, फिर अपलोड होंगे, तब तक लोकसभा तो निकल ही जाएगा चुनाव। और इसलिए बिना किसी विलंब के किसान के खाते में पैसा डालना चाहिए। और दूसरे, ये कुछ जगह से जो समाचार आए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये कर्ज माफी के नाम पर क्रूर मजाक है। ये नहीं किया जाना चाहिए।